देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड एजुकेशन आपको निःशुल्क प्राप्त हो रही है और अभी की हमारी जो सीरीज चल रही है कक्षा 10वीं के साइंस के मॉडल पेपर की आपकी सीरीज है, अनसोल्ड की सीरीज है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार लाइक करें, क्योंकि हमें पता है कि आपको वीडियो पसंद ही आएगी, इसकी जवाबदारी है। और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दें इस लिंक को और उन्हें भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने का रास्ता बताइए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इन अनसोल्डों का लाभ उठा सके और पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त करें। देखिए, आपका 2019-2020 का पूरा सेट अपलोड हो चुका है। ये 2019 चल रहा है, 2019 के भी लगभग सारे सेट अपलोड हो गए हैं और बहुत ही जल्द आपको 2018 की मिलने चालू हो जाएंगे। तो बस लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को सीखते जाइए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन जो कुछ भी होता जाए वो सॉलिड होता जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कहता है किसी दर्पण से आप चाहें कितनी दूर पर खड़े हैं। आप चाहें तो कितने भी दूर पर खड़े हैं। आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, किस स्थिति में प्राप्त होता है। पहला में है केवल समतल, दूसरे में है केवल अवतल, तीसरा में है केवल उत्तल और चौथा है या तो समतल या फिर उत्तल। ये 4 विकल्प हैं। आप लोग भी जल्दी से सोचिए और एक बार कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए। कितने भी लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आप अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपना एरिया ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। बताइए, प्रश्न 1 का नंबर का क्या होगा। इसमें कहता है कि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, किस स्थिति में, समतल या उत्तल, दोनों स्थितियों में आपका सीधा प्रतीत होता है। अगला कहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो ये कई बार बता चुके हैं, 25 सेंटीमीटर होती है आपकी। अगला है किसी चालक में धारा प्रवाह का होता है, किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, किन के द्वारा होता है आपका धारा प्रवाह। पहला इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, दूसरा प्रोटॉनों के द्वारा, नंबर तीसरा है न्यूट्रॉनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट किस में सही है। ये देखिए, आवेशों का जो आवागमन होता है, यह धारा प्रवाह का जो आवागमन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्तियों को सही निरूपित करता है। सही निरूपित कौन कौन सा करता है, बताइए इसकी। नंबर 1 है I² r, नंबर दूसरा है आपका V²r, नंबर तीसरा है आपका VI और नंबर 4 है आपका VIR। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है आपका 1 का घ नंबर। तो इसका हो जाएगा, पूछ रहा है आपसे वैद्युत शक्ति को सही से निरूपित करने वाला, ये आपको हो जाएगा V×I। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो हमने सूत्र सबसे पहले मान रखे, V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर आपका 0.50 एम्पियर, तो P बराबर IV या फिर VI, दोनों सूत्र होते हैं। P बराबर VI भी होता है। तो इसमें जहाँ हम मान रखेंगे, हल करेंगे तो आपका 100 वाट आएगा, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक उत्तल
लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। तो एफ का मान कितना है दिया गया है, 20 दिया गया है। तो हम 100/f लगाएंगे जब हम, तो यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस का 5 डायोप्टर आ जाएगा। अगला है, कहता है स्नेल का अपवर्तन का नियम बताइए। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी दो माध्यमों के एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यही आपका स्नेल का नियम है। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी एक माध्यम में दूसरे माध्यम से कोई प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो वह अपने अभिलंब से ये तो दूर घट जाती है या फिर पास हट जाती है। यह नियम, यही आपका अपवर्तन का नियम है। और स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। ये 2-3 परिभाषा हैं, आप जो बेहतर लगे आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, कहता है स्पष्ट कीजिए कि तारे टिमटिमाते हैं। तो देखिए, तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आगे कहता है वायुमंडल में हवा तथा दाब तथा घनत्व सभी जगह पर एक समान नहीं होता है। तारों से आने वाला प्रकाश वायु की विभिन्न घनत्वों की सतहों से अपवर्तित होकर आता है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत जितने भी एक निर्वात से जब प्रकाश की किरण चलती है या तारे वगैरह की जो रोशनी को हम लोग देख पाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही इसके साथ घटना घटित होती है। तो इसमें आगे कहता है वायुमंडल की परिस्थिति जल्दी जल्दी बदलने के कारण तारों की आभासी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। मतलब कभी ज़्यादा तेज़ जलेगा, कभी कम तेज़ जलेगा। इसीलिए हमें क्या होता है, इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ध्यान दे सकते हैं आप कि वायुमंडल अपवर्तन की घटना 1 नंबर में आता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सिर्फ क्या लिखना है, वायुमंडल में हवा, यहाँ पर है नहीं परिभाषा, मैं आपको बता देता हूँ। 1 नंबर में आता है तो आपको सीधे सीधे लिखना है, इस नियम के अनुसार आपका तारे जो टिमटिमाते हैं तो वायुमंडलीय, जहाँ तक भी वायुमंडल है वहाँ पर जो गैस और धूल धुएं के जो भी कण होते हैं, इनसे क्या होता है, हवा का दाब और घनत्व सभी जगह एक समान नहीं रह पाता। इसलिए जो आने वाला प्रकाश होगा वायु की विभिन्न घनत्व की सतहों से अपवर्तित होकर आता है। मतलब टकराता है फिर अपवर्तित होता है। वायुमंडल की परिस्थिति जल्दी जल्दी बदलने के कारण तारों की जो आभासी स्थिति एक जैसी नहीं होती और वे हमें कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहता है किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र बनाओ। तो आज हम रेखा चित्र आपको बना रहे हैं। देखिए, यहाँ से आपका पूरे कलर आपके दिखाए गए हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है। अगला प्रश्न है, कहता है समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका तुल्य के लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले इस प्रश्न को। समांतर क्रम संयोजन के अंतर्गत में देखिए क्या है, कहता है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के शुरू का विभवांतर समान हो तो प्रतिरोधों को इस क्रम को संयोजन का समांतर क्रम कहते हैं। इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों के एक तरफ के सभी सिरे जुड़े हों और दूसरी तरफ के सभी सिरे आपस में जुड़े हों। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चित्र में, यहाँ पर सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा कहीं और से जुड़ा है, इन्हीं का दूसरा सिरा किसी और से जुड़ा है। ठीक है, इस प्रकार का जो क्रम होगा वो आपका समांतर क्रम हो जाता है। और इसको देख लेते हैं, कहता है चित्र अनुसार 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 ये तीनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो तीनों पे विभवांतर क्या होगा, विभवांतर का मान समान होगा। इसलिए R1, R2, R3 में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा आप L1, L2, L3 मान सकते हैं। V बराबर IR होता है, V बराबर I² R भी होता है और V बराबर R3 R³ भी होता है। ठीक है,
यहाँ पर आपका ओम के नियम से देखिए हमने सूत्र रख दिए, आई का मान आई स्क्वायर इंटू R1 और ये अलग अलग मान निकल आए। तो I1 निकालेंगे तो V/R1 होगा, R2 निकालोगे तो V/R2 होगा, R3 निकालोगे तो आपका V/R3 होगा। तो इसमें कहता है परिपथ में कुल धारा का मान क्या होगा। तो कुल धारा का मान I1 + I2 + I3 यहाँ पर एक दिया गया है I बराबर I1 + I1 + I2 + I3। इस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने दिए गए हैं, हमने 3 लिए हैं। तो V/R1 + V/R2 + V/R3। ऊपर वाले R का सबसे कॉमन लिया, तो जैसे कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो V से V उनका भी कट जाएगा। इसमें आगे दिया गया है I का मान समीकरण में रखने पर। I का मान जब रखेंगे तो देखिए सबका जो इसका V और ये V आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा शांति से निकला और ये सिद्ध भी हो गया। 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो आपको सूत्र लिखना है, 1-2 लाइन परिभाषाएं भी इसकी लिख देनी है। 1 नंबर में आता है तो सिर्फ चित्र बना देना है या फिर सिर्फ सूत्र लिख देना है। लेकिन ये आपका दीर्घ उत्तरी है, तो हमने सारी चीज़ें आपको बताई। ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आई होंगी। चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पुश करके। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कहता है समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करो। तो ये हमने उस तरीके से भी बता दिया। एक तरीका हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपका I बराबर I1 + I2, तो यहाँ पर I1 हो जाएगा V/R1, यहाँ पर I2 हो जाएगा V/R2। चित्र देख लीजिए कैसे बनाना है। यहाँ वहाँ पर हमने 3 लिए थे, यहाँ पर हम सिर्फ 2 लेकर हल कर रहे हैं। कौन कौन से? ये R1 है, R2 है। आगे कह रहा है कि R बराबर कितना है, सॉरी, सब प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R जो है, अगर यहाँ से आप I का मान निकालेंगे तो V/R निकलेगा। ठीक है, तो हमने V/R रखा और यहाँ भी V/R है, यहाँ भी V/R है, तो सबका V आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा आपका 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। इसमें कुछ खास निष्कर्ष हैं जिन्हें आप देख लीजिए। इसमें कहता है सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है इस स्थिति में, और प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। और अगला है आपका प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये कंडीशन है। तो चीज़ें हमें लगता है आपको सभी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लाइक करते चलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलें। इसमें एक प्रश्न दिया गया था जिसे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक प्रश्न आपका रह गया था, ये देख लीजिए आप। कहता है किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ मीटर है, ओम मीटर है। 10 ओम के प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो 2R = 0.5 mm। ठीक है, और के का मान आपका दिया गया 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर।
और आर का मान दिया गया 2.5 × 10⁻⁴ मीटर, इतना आपके पास दिया गया है। और तार के परिच्छेद क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप हम यहाँ से, ये होता है आपका πr²। जो तार होता है उसका अगले सिरा कैसे होता है, गोलाई का होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे πr²। तो पाई का मान 3.14, आर का मान 2.5 × 10⁻⁴। सूत्र आपके लिए R = KL/A, यही था। यहाँ पर आपने तार के परिच्छेद के क्षेत्रफल निकाल लिया। तो अब हम लोग निकालते हैं R = KL/A। ये हो जाएगा। आपने सभी को मान रखा। R की जगह देखिए 10 रखा हुआ है, और K की जगह आपने ये मान रखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁸। और L की जगह आपने L रखा है, क्योंकि वो हमें मालूम नहीं है, निकालना है। इस तरह हल किया तो हमारा इतना आया। इसमें हल करते गए तो हमारा ये आएगा, और लास्ट में आपका 122.65 मीटर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, अतः 122.6 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। कुछ टेक्निकल एरर था इसमें, इसलिए थोड़ा सा बीच में वीडियो रुक गया था। आगे देखते हैं। इसमें क्या था, तार के व्यास को 2 गुना करने पर। तो तार के व्यास हमारा पहले 0.5 था, ठीक है। अब अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1.0 × 10⁻⁴ मीटर। तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, πr² होगा। पाई का मान रखिए और आर का मान रखिए। हल करेंगे तो आपका है 3.14 × 10⁻⁸ मीटर²। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁸ बटे 3.14 × 10⁻⁸, ठीक है। और यहाँ पर हमने KL/A की जगह पे उसका मान रख दिया था। इस प्रकार हमें R का मान कितना है, 0.51 ओम। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। कुछ सवाल बड़े होते हैं तो वो एक पेज से दूसरे पेज में चले जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर समझना होगा आगे और पीछे दोनों पेजों से। और जब तक आपको सेट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं आप लगे रहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने की ही अगर बेहतर पढ़ाई आपने कर ली तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अतः तार का व्यास 2 गुना कर देने पर तार की प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 0.51 ओम रह जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, कहता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को लिखिए। विद्युत जनित का कार्य भी समझाइए। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये हमारा कई सेट में हो चुका है। इसकी सारी चीज़ें भी हमने आपको बताई थी पिछले अध्याय में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला। इसके अलावा आज हम ये सवाल देखेंगे। कहता है संलग्न परिपथ में क्या क्या बताना है। तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में वैद्युत धारा और परिपथ में A व B के बीच में विभवांतर, इतनी चीज़ें आपको बतानी है। यहाँ पे R1 का मान कितना है, 30 है। R2 का मान आपका कितना है, 20 है। R3 का मान आपका 60 है, ठीक है। पहली कंडीशन निकाल लेते हैं हम लोग। पहली कंडीशन में कहता है R1 R2 तथा R3 को समांतर क्रम में रखने पर। इनको आपने समांतर क्रम में रखा। आप देखते होंगे कि इसका रिजल्ट आपके सामने है, 6/60 आया। इसको हम उल्टा करेंगे तो 60/6 हो जाएगा। 6 से भाग दिए 60 में 10 बार जाएगा। तो आपका जो R का मान आ गया, जो प्रतिरोध आ गया, वो कितना आ गया, 10 ओम का आ गया। दूसरे नंबर में देखिए, कहता है R4 तथा R5 को समांतर क्रम में रखने पर। R4 तथा R5 को समांतर क्रम में रखने पर 1/R डैश बराबर 1/10, 1/10 प्लस 1/40।
क्योंकि वही वो दोनों आपके किस में होंगे, समांतर क्रम में नहीं होंगे, श्रेणी में होंगे। तो इसमें आया आपका 8 नंबर। देखिए इसमें दिखा देते हैं हम आपको कुछ चीज़ें। ये सारी क्लासें आपकी ऑनलाइन चलेंगी, लेकिन ये दोनों क्लासें आपकी पेड हैं। इसमें आपको तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम ये आपके समांतर क्रम में रहेंगे, और यहाँ पर आपका 10 ओम और 40 ओम ये आपका समांतर क्रम में रहेगा। और इसके बाद में इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में भी कर सकते हैं, यही इसमें बताया भी गया है। यहाँ पर आर डबल डैश जो माना था वो 40/5, तो ये आपका 8 ओम आ जाएगा। अब इसमें कहता है संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने क्या लगा दिया, आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश। ये भी हम अभी हमने बताए हैं आपको। यहाँ पर आर का मान आ जाएगा आपका 18 ओम। दूसरे नंबर में विभवांतर पूछ रहा है ये, या धारा पूछ रहा है। धारा निकालने के लिए V/R कर देंगे। V का मान भी दिया है, R का मान भी दिया है। यहाँ पे आपका 12/18 है, और ये आपका 2/3 आया। अगला है आपका A व B के बीच विभवांतर। तो V बराबर IR होता है, तो 0.667 × 10⁸ नहीं, 8 नहीं है ये R का मान है। 8 ओम का प्रतिरोध आपका लगा हुआ है ये। तो ये आप गुणा करेंगे 8 का इसमें, तो हो जाएगा 5.336 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये सेशन समझ में आया होगा। इसमें बताई गई सारी चीज़ें आपके लिए अति महत्वपूर्ण थी, और आपने ध्यान से आज सुना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप इतने ज़्यादा छात्रों को भेजिए इस लिंक को कि मैक्सिमम बच्चे अपना घर बैठे अच्छी तैयारी करके पेपरों में अच्छे अंक अर्जित करें। धन्यवाद।